तेहरान में रूसी संस्थानों पर हमले कर दिए गए हैं। तेहरान में रूसी एम्बेसी के पास हमला किया गया है। हमले में रूसी मीडिया संस्थान, ऐसा दावा किया जा रहा है कि तबाह हो गया। और तबाही के बाद ये तस्वीरें देखिए, तेहरान में अब वो फॉरेन कॉन्सुलेट्स भी नहीं सुरक्षित हैं जो इस लड़ाई में ईरान के साथ खड़े हैं। हमले में रूसी मीडिया संस्थान को भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान में अब रूसी संस्थानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरी लड़ाई में 3 देश मुख्य तौर पर सामने आ गए हैं जो ईरान के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं: चीन, रशिया। और चलिए अगली एक और बड़ी खबर, हमलों से दुबई में डर का माहौल है। दुबई एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है। एयरपोर्ट को फिलहाल ऑपरेशनल नहीं किया गया है और अपने अपने घर जाने के लिए दुबई में एयरपोर्ट का हाल देखिए। ये तस्वीरें देखिए, दुबई एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है। लोग हलकान हैं, परेशान हैं, अपने घर लौटना चाहते हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगातार ईरान हमले कर रहा है और जिस तरह से बॉम्बिंग हुई है, कई जगहों पर मिसाइलें आकर गिरी हैं, उसके बाद जल्दी से लोग दुबई छोड़कर वापस अपने मुल्क लौटना चाहते हैं। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं। और अगली एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि युद्ध के बीच अमेरिका ने बड़ी पहल कर दी है। मिडिल ईस्ट के देशों से अमेरिका ने अपील की है ईरान के खिलाफ युद्ध में आने की अपील। 6-7 ऐसे देश हैं जो हमले झेल रहे हैं लेकिन शांत थे, क्या करें। अमेरिका ने अब उनसे इस युद्ध में हाथ मिलाने की तरफ अपील की है। कहा है कि जिस तरह की मिसाइलें आ रही हैं उनको जवाब दिया जाए। कतर, दोहा, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, ये वो तमाम मुल्क हैं जहां पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कतर की नेशनल तेल और गैस कंपनी का फैसला, कतर एनर्जी बंद करेगी एलएनजी का प्रोडक्शन। ईरानी हमले की वजह से प्रोडक्शन को बंद करने का फैसला लिया गया है। दुनिया भर में असर पड़ने वाला है। समंदर हो, जमीन हो, रिफाइनरी हो, गैस प्लांट हो, हर जगह हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कतर की तरफ से। कतर की नेशनल तेल और गैस कंपनी को फिलहाल बंद करने का एहतियातन फैसला लिया गया है। और देखिए कैसे तेल कंपनियों को, रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। ये उसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए अगली एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं जल्दी से। टॉमहॉक मिसाइल से ईरान पर अटैक किया गया है। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर से अटैक किया गया है। टॉमहॉक मिसाइल से अटैक का अब वीडियो देखिए। ये मिसाइल यहां से उड़ता है और सीधा टारगेट पर ईरान के तमाम शहर और स्पेशली राजधानी तेहरान जिसको निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि 48 घंटों से कोई चैन की नींद पूरे ईरान में नहीं सो पा रहा। अब देखिए एक और बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। यूएस मैकफॉल से मिसाइल अटैक कर दिया गया है। युद्धपोत से टॉमहॉक मिसाइल दागी गई है आईआरजीसी के ठिकानों पर। ये हमले किए गए हैं। अमेरिकी नेवी ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। B-2 बॉम्बर और टॉमहॉक को समंदर से भी निशाना लगाया जा रहा और बार बार ट्रंप की तरफ से यही अपील, आईआरजीसी घुटने टेको या फिर मरने के लिए तैयार रहो। और इस बार फिर से टॉमहॉक मिसाइल से आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला किया गया है। बाकी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए, चर्चा के लिए लोअर स्टूडियो को रुख करते हैं। ओवर टू यू गौरव। बिल्कुल, तो देखिए विपिन आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार ये वॉर आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन जनरल चतुर्वेदी, हमने देखा था कि जैसे रूस और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तो कहा गया था कि नहीं ज्यादा दिन ये वॉर नहीं चलेगी, लेकिन 4 साल हो गए। आप अगर ये वॉर ऐसे प्रोलॉन्ग करती है तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट तो इकोनॉमिक भी आएगा ना। महंगाई कहाँ जाएगी, पेट्रोल डीजल का रेट क्या होगा, दुनिया भर में क्रूड सप्लाई का क्या हाल होगा, अभी से ब्रेंट क्रूड के रेट क्या जा रहे हैं, क्या इसको देखते हुए भी कोई फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिका गल्फ में गया, मिडिल ईस्ट में गया तो तेल के लिए गया, चाहे वो इराक गया हो, चाहे लीबिया गया हो, चाहे सीरिया गया हो। क्या ईरान में भी उसका यही टारगेट हो सकता है? वेनेजुएला भी उसका एक ताजा उदाहरण है। गौरव, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ध्यान आकर्षित किया है। अगर ये लड़ाई ज़्यादा दिन तक चली
तो एनर्जी, फ्यूल, एलएनजी, पीएनजी सब के ऊपर और उससे ज़्यादा एक सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो इस एरिया से निकलती हैं उन सब पर प्रभाव पड़ेगा। पूरे विश्व के ऊपर इस लड़ाई का प्रभाव पड़ेगा और इसलिए इसका ज़्यादा देर खींचना बहुत विश्व के, मैं समझता हूँ, विकास के लिए, विश्व की शांति के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इमोशंस जो झटका लगाया है ईरान को वो बहुत हाई है नहीं, इसके और आगे अभी का ये सवाल मैं जल्दी पूछता खत्म हूं। होने वाला नहीं है। मैं तो इसके आगे का सवाल पूछता हूं मनीष, क्या रूस और यूक्रेन की वॉर में नए वर्ल्ड ऑर्डर में जो एंटी अमेरिका मोर्चा बन रहा था, जिसमें रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला जैसे देश थे, क्या वो एंटी अमेरिका मोर्चा आज इस वॉर के बाद कमजोर हो गया है? क्या अमेरिका ने ईरान के पहले आसपास जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया वो तैनाती कर और आज सीधा अटैक कर क्या वो एंटी अमेरिका मोर्चा आज एक बार फिर से चुनौतियों के बीच है? बिल्कुल सही बात है। मैं आपको कहूं तो आज की तारीख में मुझे अमेरिका विरोधी गठबंधन सबसे कमजोर स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि पहले जो बात होती थी कि रूस और चीन के साथ ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, लेकिन देखिए आज की तारीख में क्या हुआ। जब ईरान पर हमला हुआ है तो कहाँ है चीन, कहाँ है रूस? जब वेनेजुएला पर हमला हुआ था तो कहाँ थे चीन और रूस? जब सीरिया में सत्ता पलट हुआ तो कहाँ था रूस? तो सबसे बड़ी बात है, हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा कि हमने ईरान से कहा था कि चलो मिलकर कंबाइंड एयर डिफेंस बनाते हैं, तो वो तैयार नहीं हुए थे और उन्होंने कभी हमसे मदद ही नहीं मांगी है। आज ये दलीलें चाहे आप जो भी दे दो, हकीकत यह है कि जो नैरेटिव बना था कि अमेरिका के खिलाफ वेस्ट वर्सेस रेस्ट का गठबंधन बनेगा, आज उस गठबंधन के एक के बाद एक खिलाड़ी खत्म होते जा रहे हैं और कुल मिलाकर बचेगा कौन? रूस और चीन। चूंकि ये दोनों बड़े पावर रहेंगे तो इन दोनों के साथ हो सकता है कि डायरेक्ट अभी कन्फ्रंटेशन ना हो, वरना रूस और यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर ईरान खत्म तो फिर मिडिल ईस्ट में तो अमेरिका और इजराइल की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। हकीकत यही है। ठीक बात है।